तो लिखिएगा, लेकिन ये पेपर बदल करके इस बार जो है हमको बदलता रहता है आपस में। तो जो पेपर फर्स्ट है वो हम पढ़ाएंगे, उसमें जो है मेथड्स इन फिलोसफिकल रिसर्च, उस वाले में पूरा सिलेबस आपका जो है 5 यूनिट में डिवाइडेड है। ये मतलब जो है फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। तो जैसा सरसरी निगाह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिखा दीजिए, जो है सिलेबस जो है मेरे पास। तो ये अच्छा, ये तो मेरे आई पेपर ठीक है, पहले यही दिखाया जाए कि पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला जाते हैं। हाँ, ये देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर, 1 मिनट के लिए आप देखिए। पहले सेकंड पेपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो इसमें कुछ छूटा ही नहीं। इंडियन फिलॉसफी एंड रिलीजन जो है उसमें वेद हैं, तो संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब है। उसके बाद 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है। फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, ये पढ़ना है यूनिट 1 में। फिर यूनिट 2 में वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें पूरा का पूरा पूरी ग्रीक फिलॉसफी, मेडिवल फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफी और कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी। फिर तीसरे में आइए, वो है मेन ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी। उसमें फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, एथिक्स, कंपैरेटिव रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, लॉजिक, फिलॉसफी ऑफ साइंस। चौथे यूनिट में रिलीजन्स ऑफ नॉन इंडियन ओरिजिन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरोस्ट्रियनिज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। तो ये आपका जो है, अब इस पर जो है पेपर वो आप लोग पिछले सालों का देख लीजिएगा, जो किस तरह से पेपर आते हैं। अमूमन जो आता है प्रश्न पूछने का जो ढंग रहता है, इस पेपर के बारे में आपको बता दें, जो आपके जो लिटरेचर है, फिलोसफिकल लिटरेचर जो है, उसकी जानकारी है कि नहीं, उसके बारे में। तो उन लिटरेचर को लेकर के ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रंथों पर। मान लीजिए कभी पूछ दिया गया प्रूथन मेथड के बारे में, या जो है पूछ दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में, या गीता रहस्य के बारे में, या इस तरह के जो है तत्वार्थ सूत्र के बारे में, ऐसे, या किसी उपनिषद के बारे में ही पूछ दिया गया, वेदांत परिभाषा के बारे में पूछ दिया गया, मध्यमक शास्त्र के बारे में पूछ दिया गया। तो ऐसे जो है ये पूछे जाते हैं। इसलिए जो है ये खूब मनोयोग से उसको पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा, ये आप जैसा ध्यान रखिएगा। और तो ऐसे खूब बढ़िया से उस पेपर का जरा सा पिछला क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा आप लोग। उन क्वेश्चन पेपर को देख करके, और उसमें आपके लायक बहुत चीज मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा जो इतनी चीजें हमको पढ़नी है, देख करके लोग जो है परेशान हो जाते हैं, जो पूरा इतना का इतना सिलेबस जो है हमको पढ़ना है, कुछ छूटा ही नहीं जो है। जितना हम लोग अभी तक पढ़े उतना जो है एक पेपर में पढ़ना है। तो वो अभी जो है वो ऐसा जो है आप वो ऐसा मत समझिएगा, हर व्यक्ति को मिल जाएगा। इस तरह से उसमें फ्रेम भी किया गया है, जो सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है एमए लोगों का, तो उनके स्पेशलाइजेशन के अनुरूप जो है प्रश्न उनको मिल जाए, ये उद्देश्य होता है। ठीक ना।
ये ध्यान में रखने वाली बात है। इसलिए आपको घबराइएगा मत, उससे जो है आपको जो पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर आप जो है उससे खूब अच्छे ढंग से सारी की सारी चीज़ें पढ़ें, वो एक दृष्टि डेवलप हो, अध्यापक लोग पढ़ाएंगे वो बात अलग है, और आप स्वतंत्र रूप से उसको देखिएगा, लेकिन उससे घबराइएगा मत। जो है कोर्स कितना, और अब तो और आसान हो गया आप लोगों के लिए जो है, क्योंकि ये ऑनलाइन ये परीक्षा जो है वही ओपन बुक सिस्टम होगी। तो इस बार भी आप लोगों का यही होगा, ओपन बुक सिस्टम में एग्जाम होगा, और उसमें भी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न आपको उत्तर देना होगा, जैसा कि जो है एमए में लोग कर रहे हैं या और बीए में कर रहे हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं, लेकिन खूब मन लगा के पढ़िए। तो ये तो हुई उस पेपर की बात। जो पेपर हम पढ़ा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में, पहला जो पेपर है वह मेथड्स इन फिलोसफिकल रिसर्च, ये वाला जो पेपर है ये हम पढ़ा रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ें हमको पढ़ानी है, वो आपको पता ही होगा, जो टाइम टेबल आप लोगों को मिला होगा उसको सारे लोग देख लीजिएगा। उसमें कई चीज़ों को हमको पढ़ाना है। तो देखिए क्या क्या हमको पढ़ाना है। पहला ये है क्लासिकल इंडियन मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट। ये जो है क्योंकि एंड लगा दीजिए बीच में, क्लासिकल इंडियन मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट। ऐसे जो ये ग्रंथों की या शास्त्रों की रचने की जो भारतीय विधि की जो है, प्राचीन भारतीय विधि क्या है, और किस तरह से ग्रंथों की या शास्त्रों की व्याख्या कैसे करें, कैसे हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट करें। तो उसके लिए जो इंडियन मेथड्स हैं, इंडियन मेथोडोलॉजी है, वो आपको पढ़ना है। ये देखिए उसमें दूसरा और तीसरा जो भाग है ना, तंत्र युक्ति, तीसरा है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, तो पहला उद्देश्य लक्षण एंड परीक्षा, उद्देश्य लक्षण एंड परीक्षा, दूसरा तंत्र युक्ति, और तीसरा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो उसमें ये तंत्र युक्ति शायद कोई दूसरे अध्यापक हैं वो पढ़ाएंगे, हमारे ख्याल से ज्योत्सना जी सब पढ़ाएंगे वो। तो टाइम टेबल में आप लोग बताएंगे क्या, कौन अध्यापक जो है आपको तंत्र युक्ति पढ़ाने वाला है? टाइम टेबल है क्या किसी के पास? कोई बता सकता है जो तंत्र युक्ति उसमें किसको लिया गया है? तो ये है, तो आप देख लीजिएगा। तंत्र युक्ति को रोचक चीज है, अपने आप में रिसर्च कर, मतलब जो आप रिसर्च करेंगे तो ये अद्भुत चीज है। तंत्र युक्ति क्या है, तो कैसे तंत्र, कैसे सिस्टम्स पर वो बनते हैं, और सिस्टम्स को कैसे समझा जाए, या ऐसे समझिए कैसे तंत्र या शास्त्र जो है रचे जाते हैं। शास्त्र, तंत्र माने शास्त्र, तो तंत्र या शास्त्रों के रचने की क्या विधि, क्या प्राचीन विधि है जिसके माध्यम से तंत्र को आप जो है तंत्रों की, शास्त्रों की रचना करें। तो विधि है क्या, तो वो विधियां क्या है ये ध्यान में रखिएगा। तो ये विधि इतनी महत्वपूर्ण होगी, जो पूरा का पूरा जो ये आपका विधि का विशेष जो है महत्व जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन के लिए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब जो ग्रंथ हैं आयुर्वेद के ग्रंथ, वो उन्हीं पर आधारित हैं, उन्हीं पर लिखे गए, ठीक ना, उसको आधार बना करके लिखे गए। क्या कहते हैं, उन्हीं विधियों पर एकदम एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी रही जिसके आधार पर उन टेक्स्ट का जो निर्माण हुआ।
बड़ी गौरव के साथ जो है वो कहेंगे। इस तंत्र युक्तियों का प्रतिपादन जो है वो चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में आपको बहुत विस्तार से मिलेगा। आप कहेंगे ये चरक संहिता सुश्रुत संहिता हम क्यों पढ़ें? क्योंकि उस चरक संहिता में या सुश्रुत संहिता में बहुत चीजें दर्शन की है, और ये चीज तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, जो कैसे जो है ग्रंथ शास्त्रों को रचा जाए, शास्त्रों के रचने की क्या विधि होनी चाहिए, और फिर शास्त्रों की व्याख्या की क्या विधि होनी चाहिए, शास्त्रों को समझने की क्या विधि होनी चाहिए। तो जब तंत्र युक्तियों का आपका अध्ययन रहेगा तभी जो है आप इस बात को खूब अच्छे ढंग से वो समझ सकते। तो इसलिए ये बहुत ही रोचक विषय है। मराठी डिपार्टमेंट में लेले साहब थे, तो उन लेले साहब ने तंत्र युक्ति पे एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, चौखंबा से प्रकाशित है। तो आप लोग अगर होगा तो कभी उसको देखिएगा। और मैडम जो है ज्योत्सना जी की भी किताब है हिंदी में तंत्र युक्ति पर, तो वो भी देखिएगा, उनसे जो है वो पढ़ाएंगी। तो आप तंत्र युक्ति के बारे में देखिएगा। आपका सिलेबस उसको आइडेंटिफाई कर दे रहा है, केवल जो चरक की तंत्र युक्ति आपको पढ़नी है, तो जाहिर है और लोगों की नहीं, लेकिन चरक वाले नहीं तो मिल जाएगा आपको अधिकतर। तो बहरहाल चलिए, फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के जो नानाविध रूल्स हैं वो आप जो है आपको पढ़ना होगा। ये हम लोग देखेंगे जो भारतीय व्याख्या पद्धति क्या रही, जिसको कहते हैं जो व्याख्याओं के लिए जो शास्त्र है वो कौन सा शास्त्र है, जिसको जो है भारतीय या पश्चिमी दोनों भी कहिए, कौन सा शब्द ज्यादा प्रयोग होता है व्याख्या विज्ञान के लिए, जिसमें व्याख्या हम कैसे किसी चीज की व्याख्या करें। तो वो जिसको कहते हैं हर्मेनेटिक्स। तो हर्मेनेटिक्स क्या है? एक व्याख्या। तो वो आप जो है उसमें भी पढ़ेंगे, क्या कहते हैं दूसरे वाले पेपर में, और यहाँ भी पढ़ेंगे आप जो है यूनिट 4 में दिया हुआ है जो आपको हर्मेनेटिक्स पढ़ना है। तो हर्मेनेटिक्स जो है एक बहुत जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, वो इंटरप्रिटेशन के लिए। तो उस इंटरप्रिटेशन टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए जो विधि जो है, हाउ टू इंटरप्रेट टेक्स्ट, ये जो है इसका विषय, ये हर्मेनेटिक्स का। तो वो ये इंडियन हर्मेनेटिक्स क्या है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, चूंकि यूनिट 1 जो है उसी से संबंधित है, तो इसमें रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम लोग जो है इसका बहुत अधिक प्रयोग जो है मीमांसा दर्शन में हुआ, और मीमांसा में मीमांसा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो स्थापित हुए, कई एक न्यायाधीशों ने जो है अपने निर्णयों में उसका उपयोग किया। तो ये बहुत ही रोचक जो है विषय है ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वाला। और फिर जो है तीसरा, ये जो दूसरा यूनिट है मेथड्स ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड वेज ऑफ नॉलेज। जैसा 2 मिनट बेटे हम जो है वो क्या कहते हैं ज्वाइन कर रहे हैं, 1 या 2 मिनट में। जैसा भी देखो, ठीक बेटा। तो ये मेथड्स ऑफ आर्गुमेंटेशन एंड वेज ऑफ नॉलेज जो है ये दूसरा यूनिट है, जिसमें जो है आर्गुमेंटेशन के मेथड क्या है, कैसे जो है तर्क की नानाविध जो पद्धतियां हैं, विधियां हैं, वो जो है बताई गई हैं। उसी तरह से ज्ञान के जो नानाविध तरीके हैं, पॉसिबल मेथड्स हैं, उस पर चर्चा है। देखिए जैसे उपनिषदिक मेथड ऑफ डायलॉग, संवाद की जो है उपनिषदीय विधि जो है, उपनिषद की जो संवाद परक विधि है,
उपनिषद में क्या है, संवादों से उपनिषद भरा हुआ है, तो संवाद की विधि है। हालांकि एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये संवाद की विधि केवल उपनिषदों में ही नहीं है, उपनिषद में है, और फिर ये आगे और लोगों ने भी इसको जो है वो अपनाया। आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं जो ये केवल वेद की वैदिक विधि ही नहीं है, जो निगम में ही ऐसा नहीं, पूरा का पूरा आगम जो है वो क्या है, संवाद के रूप में ही रचा गया। और प्लेटो के डायलॉग्स वगैरह से तो आप लोग परिचित ही होंगे। तो डायलॉग जो है वो बहुत ही, संवाद की जो विधि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। और 20वीं शताब्दी में या 21वीं शताब्दी में तो बहुत ही अधिक इस पर जो है बल दिया जा रहा है, जो डायलॉग, जो किस तरह से संवाद, क्योंकि आज संवाद की अधिक रूप से ज्यादा जरूरत है। तो संवाद, ये जो संवाद की विधि है, इस पर बहुत ही अधिक ये बल दिया जा रहा है। समकालीन जो विचारक हैं, चाहे पश्चिमी विचारक हों, चाहे जो है आपके हाइडेगर में, गडामेर में, या जो है अमर्त्य सेन हो, ये सब के सब विचार, या अपने यहाँ दयाल जी हो, या इन लोगों ने फोरम ही स्थापित कर दिया था संवाद का। तो संवाद जो है वह अत्यंत, ये डायलॉग की जो विधि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो है उपनिषद मेथड ऑफ डायलॉग, फिर मेथड ऑफ श्रवण मनन निध्यासन की विधि पर जो है वो देखना होगा। इंटीग्रल अप्रोच ऑफ श्री अरविंदो, ये देखना होगा। और ये सारे जो है श्री गोपाल जी पढ़ाए जो है इंटीग्रल अप्रोच ऑफ श्री अरविंदो। फिर वाद जल्प वितंडा, ये एकदम अलग चीज है। वाद जल्प वितंडा, ये वाद जल्प वितंडा जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग कथा के ये त्रिविध प्रकार, कथा माने क्या, कथा माने क्या, ये कथा के जो है त्रिविध प्रकार, डिस्कोर्स जो है, तो जो है ये आपस में विचार विमर्श के, या किसी विषय पर जो है हम लोग जो है जो विमर्श करते हैं, तो विमर्श के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका वाद का हो सकता है, जब हम लोग जो है कुछ तत्व की को जानने की इच्छा से जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो वह जो तरीका है वह वाद का तर्क कहलाता है। और फिर इसमें जो है दोनों पक्षों के अपने अपने पक्ष होते हैं, जो वादी का और प्रतिवादी का, जो दोनों जो है आपस में वह अपने अपने पक्ष को लेकर के आपस में विचार करते हैं, ताकि क्या है वहाँ पर लक्ष्य रहता है जो हम जो है सत्य तक पहुँचे, तत्व तक पहुँचे। तो यही वाद ही क्या है, ये सबसे सही तरीका। अब जब हो क्या जाता है, जो इसमें जो है तत्व को जानने की इच्छा नहीं, वह जीतने की इच्छा ये प्रबल हो जाती है, तब जो है वह जल्प हो जाता है। जल्प भी जो है वो छल से बढ़िया, या जल्प जो है वितंडा, जो है जल्प में वितंडा जो है, जो तीसरा तरीका है वितंडा का। वितंडा में केवल उद्देश्य जो है किसी तरह से दूसरे के मत का खंडन। जल्प में कम से कम जो है अपने मत की बात करता है वादी, और उसका उद्देश्य होता है जो किस प्रकार से वो अपने मत को सुस्थापित करे। हालांकि उसका लक्ष्य यह नहीं रहता है जो हम सत्य तक पहुंचे, हम अपने मत को किस प्रकार से सुस्थापित करें, यह उसका लक्ष्य होता है। और जब लक्ष्य बदल गया, और अंत में वितंडा एक ऐसा जो है विचार विमर्श का तरीका होता है, जिसमें जो है अंत में आप जो है ये केवल आप क्या करते हैं, तो दूसरों की बातों को काटते हैं, ये आपका उद्देश्य। पर पक्ष का निराकरण, आपका अपना पक्ष क्या है, तो वो कुछ
आप पर पक्ष का निराकरण, पर पक्ष का खंडन, यही यही क्या है, ये वितंडा। तो जो लोग महायान के विद्यार्थी है, माध्यमिक दर्शन में नागार्जुन का पक्ष क्या है? अब ये प्रश्न आएगा, जो नागार्जुन क्या है, वैतंडिक है। क्यों वैतंडिक है? क्योंकि वह जो है उसका अपना पक्ष कोई है नहीं है, वो अन्यों के पक्ष का खंडन केवल करता है। तो इसलिए ये एक प्रश्न नागार्जुन के साथ उठेगा, जो नागार्जुन वैतंडिक है कि नहीं है। एक बहुत बड़ी परंपरा नागार्जुन को वैतंडिक मानती है, और नागार्जुन ही नहीं, नागार्जुन के मध्यमक शास्त्र को या जयराशि भट्ट के तत्वपुलव सिंह को या क्या कहते हैं श्रीहर्ष के खंडन खंड खादी को जो है ये वैतंडा का ग्रंथ बताती है। ठीक, तो हम लोग इस पर भी फिर आगे है प्रतिभा, युक्ति, प्रसंग, निर्णय और प्रमाण की चर्चा जो है यह हम लोग आगे करेंगे। जो प्रतिभा जो है वो क्या है, जिसको आप आर्ट्स ज्ञान या ट्यूशन पढ़ सकते हैं, वह वस्तुतः क्या है। ठीक ना, ये साहित्य में तो इसका बहुत ही अधिक उपयोग होता है। दर्शन में इसका क्या उपयोग है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, इस पर हम लोग जो है विचार करेंगे। फिर युक्ति, आर्गुमेंट जो है वो, प्रतिभा क्या है, युक्ति क्या है, प्रसंग क्या है। प्रसंग जो है ये नागार्जुन की विधि बताई गई प्रसंग, वो वस्तुतः वितंडा की विषय नहीं, प्रसंग की विधि है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जो चंद्रकीर्ति ने प्रश्न पदा में इसी प्रसंग विधि की चर्चा की है। तो प्रसंग विधि जो है वो किस तरह से, वो क्या है, बहुत कुछ रिडक्सिव एड एब्सर्डम के तरह है, जहाँ प्रतिपक्ष के मत को ऐसे स्थिति में लाते हैं जहाँ जो है उसके लिए क्या है, वह एक विचित्र उभय तो पास होता है, जहाँ वो न तो वह जो भी निर्णय ले वो उसके लिए जो है आत्मव्याघाती होता है, चाहे पक्ष में चाहे प्रतिपक्ष में। तो ये प्रतिपक्ष, ये नय है, सॉरी प्रसंग है। फिर नए से आप लोग परिचित ही होंगे जैन दर्शन में, और प्रमा इनकी चर्चा होगी, और फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग टाइप्स की चर्चा। तो ये है, फिर ये जो है तीसरा और पांचवा जो है, तीसरा ये उसमें आप कैसे जो है रिसर्च का लेखन करेंगे, उसमें उसके जो कुछ तरीके होते हैं पेपर लिखने के, आर्टिकल लिखने के, या क्या करते हैं थीसिस लिखने के, तो उन सब चीज़ों का जो है उसमें विवेचन किया जाएगा, आपके अध्यापक को पढ़ाएंगे। और चौथा यूनिट जो है वो पूरी तरह से फिलोसफिकल मेथड्स को लेकर के है। उसमें नानाविध जो मेथड हैं, डायलेक्टिकल मेथड, मेथड ऑफ इंट्यूशन, मेथड ऑफ डाउट, आप लोग परिचित ही है, संदेह की विधि, ठीक ना, मेथड ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण की विधि, फेनोमेनोलॉजी की विधि, स्ट्रक्चरलिज्म जो है, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उसी में पोस्ट मॉडर्निज्म भी रख सकते हैं, हर्मेटिक्स, डिकंस्ट्रक्शन, ये सब जो विधियां हैं ये आप पढ़ेंगे। और अंत में 5वें यूनिट में ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स का सब, फिर जो तीसरे यूनिट से मिलता जुलता है, एजुकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स की चर्चा। तो ये आपका सिलेबस है जो है, ये अध्यापकों को, अलग अलग अध्यापकों को बांट दिया गया है। तो आप कक्षाएं जो है चलें, और बहुत दिनों से आप लोगों का ये जो है लंबित था, तो उसका जो उसको जो है शुरू कर दिया जाए, हम लोग जो है उसको देखें, ठीक ना। तो यही है। अब ये जो सबसे पहले रखा गया उद्देश्य, लक्ष्यों, परीक्षा,
तो हम लोग जो है उद्देश्य लक्षण परीक्षा की ही चर्चा करें। हालांकि जैसा कि बार बार बताया गया, जो ये तो उसमें तमाम चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे, इसलिए ये मत सोचिए जो किसी चीज़ को वो ये कठिन अंश आपको लगे तो ये कठिन है या ये सरल है या ऐसे इस रूप में चीज़ों को मत नहीं देखिएगा। आप केवल पढ़ते रहिए, देखिए तो अलग अलग ढंग की अलग अलग मेथोडोलॉजी रखी गई है। तो एक मेथड जो है ये शास्त्र की प्रविधि जो है, शास्त्र रचना की प्रविधि या कहिए शास्त्र की प्रवृत्ति जो है जो है 3 ढंग से होती है। ये ऐसा जो है वात्सायन ने न्याय भाष्य में बताया था। तो न्याय दर्शन की जो प्रविधि है वो उद्देश्य लक्षण परीक्षा की, न्याय की विधि उद्देश्य लक्षण विधि की, ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा की प्रविधि है न्याय दर्शन। तो हालांकि एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो ये विवाद प्रश्न उठेगा, जो ये केवल न्याय दर्शन की प्रविधि है उद्देश्य लक्षण परीक्षा की, जो या जो है शास्त्र मात्र की जो है प्रविधि है उद्देश्य लक्षण परीक्षा की। तो हम लोग जैसा विचार करें, जो ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्या है। उद्देश्य लक्षण अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे जो है उद्देश्य नहीं लिखा, उद्देश्य लिखा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। ये जो है ये क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है, परीक्षा क्या है। तो आप लोग लक्षण से परिचित होंगे, किसी चीज को का लक्षण देना, तो लक्षण तो आप लोग परिचित हैं ही, किसी चीज को डिफाइन करना, तो यही ना हुआ। तो लक्षण से तो आप लोग परिचित हैं, जो लक्षण किसी चीज का लक्षण क्या होगा, ब्रह्म का लक्षण क्या होगा, स्वरूप लक्षण क्या है, तो तटस्थ लक्षण क्या है, किसी पृथ्वी का लक्षण क्या है, ठीक ना, आकाश का लक्षण क्या है। तो आप जो है इन शब्दों से तो परिचित हैं, और परीक्षा शब्द से भी परिचित हैं, लगभग वही अर्थ है जो परीक्षा शब्द की। तो अब हम उद्देश्य क्या है, तो ये किसी चीज का जो है नाम, जो है नाम लेकर के किसी वस्तु का केवल कथन कर देना, यही क्या है उद्देश्य। ये ध्यान रखिएगा, जो है नाम लेकर के वस्तु का केवल कथन मात्र कर देना, वस्तु के नाम का संकीर्तन मात्र, केवल जो है ब्रीफ मेंशन जिसको कहेंगे, ब्रीफ जो है स्टेटमेंट अबाउट द, वो आप इस ग्रंथ में जिन वस्तुओं के बारे में विचार करने चले, जिन पदार्थों का विवेचन करने चले, उन पदार्थों का आपने क्या किया, शुरू में नाम डाल दिया। तो वही क्या है, उद्देश्य है, वही उद्देश्य है। आप जिन विषय का, ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है, जो शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, उस विषयों को पहले जो है बता दीजिए, ये हमारे विषय, तो उसका संक्षेप में, एकदम संक्षेप में उसका केवल जो है नाम बता देना, यही क्या है उद्देश्य है। अब जो आपने नाम बताया, तो जो आपने जिन विषयों की चर्चा की, जिन पदार्थों को गिनाया, उनका फिर जो है आप क्या, उनका लक्षण दीजिए, उनका जो है जो वस्तु तत्व है उसको बताइए, उनका जो असाधारण धर्म है उसको बताइए, कैसे वह चीज अन्य चीज से, अन्य पदार्थों से अलग है ये बताइए, ठीक ना, कैसे वो अपनी तरह अन्य पदार्थों से अलग, तो सजातीय और विजातीय जो है पदार्थों से वो अलग है ये बताइए। तो ये जो है ये आ जाएगा
लक्षण, और फिर आप जो लक्षण जो उसको डिफाइन कर रहे हैं, यह जो लक्षण है वह वस्तुतः सही है कि नहीं है, इसकी परीक्षा करना। तो ये उद्देश्य लक्षण परीक्षा जो है, यह विधि बताई गई है। क्या ये न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्र की जो विधि है वो उद्देश्य लक्षण परीक्षा की। ऐसा है जो जब तृतीय सूत्र न्याय सूत्र का जो तीसरा सूत्र है, उस तीसरे सूत्र के से पूर्व वात्सायन जो है वह चर्चा करते हैं। कहते हैं त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, ठीक, वह 3 प्रकार से होती है। त्रिविध प्रवृत्ति, त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, उद्देश्य, उद्देश्य, फिर लक्षण परीक्षा चेती। आपके पास है क्या? हाँ, उद्देश्य लक्षण, उद्देश्य लक्षण परीक्षा चेती। यह देखिए आपको कहाँ ये मिलेगा, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो सबसे बढ़िया इसका विवेचन, जैसा कि अभी संकेत हुआ आपको, जो वात्सायन के न्याय भाष्य में मिलेगा। वात्सायन के बारे में आप लोग परिचित ही होंगे। वात्सायन कौन है? तो उन्होंने गौतम के न्याय सूत्र पर भाष्य की रचना की, भाष्यकार के रूप में न्याय दर्शन में प्रसिद्ध है वात्सायन। तो वात्सायन के न्याय भाष्य में इस पर, या आप लोगों के अभी तो अपने पढ़ा में ध्यान हो, ये तर्क भाषा में भी इस विषय पर चर्चा की गई, और बद्रीनाथ शुक्ल जी ने खूब अच्छे ढंग से इसकी व्याख्या भी की है। तो अगर तर्कभाषा आपके पास हो तो तर्कभाषा में भी इस पर चर्चा की गई है। किस पर? न्याय की इस विधि पर, न्याय की इस प्रविधि पर। क्या न्याय की प्रविधि है? न्याय शास्त्र की रचना की क्या प्रविधि है? तो कहा त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की त्रिविध प्रवृत्ति है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देश्य, मिल जाता तो जरा सही। तत्र नामधेयेन पदार्थ मात्रस्य अभिधानम उद्देश्य, इसमें जो है, नहीं तो इसी की फोटो कॉपी दे दीजिए। हाँ, बाद में जो है इसकी फोटो कॉपी को दे दीजिएगा। और जो है तो ये तत्र नामधेयन पदार्थ मात्र से अभिधानम, नाम लेकर के, ठीक ना, पदार्थ मात्र का अभिधान करना, वस्तु मात्र का अभिधान करना, वस्तु मात्र का कथन करना। नाम से केवल वस्तु का उल्लेख कर दीजिए, कथन कर दीजिए, यही क्या है उद्देश्य। और वो क्या है? वो सबसे पहले ग्रंथ में होना चाहिए। हाँ, ठीक ना। तो ये जरा सा ध्यान में रखिएगा, वो उद्देश्य है। अब जरा सा आप उदाहरण बताइए। आप लोगों को याद होगा न्याय सूत्र का जो पहला सूत्र है वो क्या है? न्याय सूत्र का जो पहला ही सूत्र है उसमें 16 पदार्थों की चर्चा है बेटा। तो वही कर दिया, उद्देश्य जो है वहीं पर, उद्देश्य जो है वो आ गया। नाम लेकर के जिन पदार्थों का विवेचन हम आगे करने वाले हैं, न्याय दर्शन में क्या किया गया? 16 पदार्थों का विवेचन है। तो इन 16 पदार्थों को शुरू में क्या है? नाम लेकर के गिना दिया। तो यह जो नाम लेकर के गिनाना, नाम लेकर के जो है पदार्थों को गिनाना, नाम लेकर के पदार्थों का जो कथन करना, वही क्या है? ये देखिए पहला ही जो है सूत्र क्या है? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञानात् निश्रेयस अधिगमा। इन 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से क्या होता है? निश्रेयस की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। सारे दर्शन में जो भी शास्त्र हैं, दर्शन क्या है अपने?
तो मोक्ष की वो मोक्ष का मुख्य विद्या है ना, तो इसलिए यह जो है न्याय दर्शन भी क्या है, तो वो मोक्ष का रास्ता, इससे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी दर्शन है अपने यहाँ वो मोक्ष का मार्ग है। जो चतुर्धा 4 प्रकार के जो पुरुषार्थों का जो विभाजन है, ये ध्यान में रखने वाली बात, इस पर जो है बात अधिकतर विचार करते हैं हम लोग, जो है पुरुषार्थ पर जब चर्चा होती है, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबके लिए अलग अलग शास्त्र, इन सब के लिए अलग अलग शास्त्र है, आपको पता ही है। तो जो काम शास्त्र जो है, बृहद काम शास्त्रीय ग्रंथ हैं, तो उसमें काम पुरुषार्थ की चर्चा की गई। जो अर्थशास्त्रीय ग्रंथ हैं, अर्थशास्त्र हैं कौटिल्यादि के, उसमें अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा की गई है। और जो है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र का विपुल साहित्य है, अद्भुत धर्मशास्त्रीय जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही अधिक, मतलब जो है इतने अधिक ग्रंथ हैं जो उनकी क्या, तो वो जो विपुल साहित्य वो उसमें क्या है, उसमें धर्म की चर्चा है। और मोक्ष की चर्चा किसमें है, तो वो दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र जो है मोक्ष विद्या है, भारतीय जो दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा, वो मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष विद्या। तो इससे एक बात जो अभी हम बताए, उससे क्या बात निकली, उससे ये बात निकली, जो अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए 1 मिनट के लिए जो धर्म पे काम कर रहा है, धर्म की अवधारणा, धर्म भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा, तो उसको कहाँ देखना चाहिए? दर्शन की किताबों को खंगालने से उसका काम नहीं चलेगा, उसको धर्मशास्त्रीय जो ग्रंथ हैं, धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, वहां जाना चाहिए। जो धर्मसूत्र हैं, ठीक ना, उन धर्मसूत्रों पे नानाविध धर्मसूत्र हैं, फिर नानाविध जो है वो स्मृतियां हैं मन की या केवल की, ये सब इनको फिर उसके बाद जो है और प्रकरण ग्रंथ हैं, प्रबंध हैं, उन पर विचार करना चाहिए। तो ये धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, या और भी तमाम जो है, तो वहां पर जो है धर्म के बारे में आपको जानकारी मिले। किसी को अर्थ के बारे में खूब फिलॉसफी या अर्थ हुआ, सोशल फिलॉसफी के बारे में जानना, आप कहेंगे सोशल फिलॉसफी है ही नहीं, तो सोशल फिलॉसफी के लिए आपको जो है सोशल फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस, साइंस, सब चीजों के लिए जो है आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको अर्थशास्त्र के ग्रंथों को खंगालना होगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो बहरहाल तो हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेयस अधिगम, इनसे क्या होता है, इनके तत्वज्ञानात, इनके तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो ये जो षोडश पदार्थ को यही गिना दिया, तो ये हो गया उद्देश्य, ये जो सूत्र, ठीक ना, तो उसको उद्देश्य कहते हैं। शुरू में ही जो है गिना दिया, जो क्या, इसमें जो है यह जो आपने जो वस्तुओं का नाम संकीर्तन किया, यह क्या है, यह जो है क्या है, हाँ उद्देश्य है। ये देखिए इसी तरह से, हाँ जी, तर्क भाषा में इसको व्याख्यायित भी किया गया। तर्क भाषा वाला भी देखिएगा, उसकी जो परिभाषा है वो ये है, उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम,
वस्तु का जो है संकीर्तन, क्या नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन जो है वह उद्देश्य है, ऐसा जो है तर्क भाषा में बताया गया। नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, यह जो है उद्देश्य है, ऐसा ये ध्यान में रखने वाली बात। तो ये उद्देश्य हुआ, शुरू में ही बता दिया गया स्वरूप। तो वस्तुतः आगे क्या करने वाले हैं, आगे इन्हीं षोडश पदार्थों की आगे जो सूत्र आएंगे आपको, तो उसमें क्या है, इन्हीं षोडश पदार्थों का विवेचन प्राप्त होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया उद्देश्य। अब फिर यह जो बताए गए प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, वाद, जल्प, वितंडा, हेतुवाद, छलजात, निग्रह, स्थान, इनके बारे में ये जिज्ञासा होगी ना, जो ये क्या है, इनके बारे में ये जिज्ञासा होगी जो ये क्या है। तो यह जो उनके स्वरूप धर्म को आप बताते हैं, यह क्या है, उनके स्वरूप धर्म को, उनके असाधारण धर्म का जो आप निरूपण करते हैं, कथन करते हैं, वही क्या है, लक्षण है, ठीक ना। जो क्या लक्षण क्या करता है, तो वह वस्तु को सजातियों से, उसके सजातियों से और उसके विजातियों से क्या करता है, अलग करता है, ठीक ना। तो ये कहा, ये आपको कहा ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ तो बात है, जो आगे वही वात्स्यायन के न्याय भाष्य में है। तत्र उद्दिष्टस्य तत्व व्यवच्छेद को धर्मो लक्षण, यह जो उद्दिष्ट पदार्थ है, उद्देश्य जिसका किया गया वही क्या हो जाएगा, उद्दिष्ट। उद्देश्य क्या है, तो जिन पदार्थों का जो हो क्या किया गया, कथन किया गया, नाम से नाम लेकर के जिनका जो है अभिधान किया गया, कथन किया गया, तो वह जो है उद्देश्य हुआ। तो जिन पदार्थों क्या किया गया वो उद्दिष्ट हुए। तो इनका क्या करना, इनका जो है जो व्यवच्छेदक धर्म है उसको बताना, वही क्या है, वही क्या है लक्ष्य। तो ये व्यवच्छेदक, ये जो आप लोग डिफिनीशन को कैसे डिफाइन किया था, आप लोगों ने डिफिनीशन पढ़े थे ना लॉजिक में, लॉजिक में आप लोग डिफिनीशन पढ़े थे, पता नहीं अब पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है, वो तो कोर्स पर निर्भर करता है। जो पहले लॉजिक में ये अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता था, टोपी की जो किताब है उसमें शुरू में इन्हीं सब चीजों पे चर्चा है। तो उसमें डिफिनीशन का एक चैप्टर ही है। तो उस डिफिनीशन में डिफिनीशन को कैसे डिफाइन किया गया, परिभाषा क्या होती है किसी चीज को, किसी चीज को परिभाषित करना है आपको, तो कैसे परिभाषित करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण डिफिनीशन के कई एक प्रकार होते हैं, तो जो है वेस्ट काइंड ऑफ डिफिनीशन क्या है, कौन सी मानी गई है, डिफिनीशन बाय जेनस है क्या, डिफिनीशन बाय जेनस एंड डिफरेंशिया, वही ना है सबसे अच्छा डिफिनीशन का क्या तरीका। किसी चीज को डिफाइन करना है तो उसका तरीका क्या हुआ, सबसे बढ़िया डिफिनीशन बाय जेनस एंड डिफरेंशिया, उसके जेनस को बता देना और उसके डिफरेंशिया को, डिफरेंशियल क्वालिटी को बता देना, उसकी जाति को बता देना और उसके व्यवच्छेदक धर्मों को बता देना। यही है क्या है, इसे ऐसे ही ना परिभाषित करते हैं। सपोज यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज ए ह्यूमन, व्हाट इज ए मैन, तो मैन की परिभाषा करनी है तो आपको कैसा, मनुष्य की जाति बताइए, तो क्या है, तो वो एनिमल है। तो उतना ही परिभाषा है क्या, नहीं, अभी उसको जो है हमको क्या करना होगा, मनुष्य के जो सजाती हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर हम मनुष्य की परिभाषा जानवर देंगे तो वो कहाँ भी लागू हो जाएगा, वो कुत्तों पर भी लागू हो जाएगा, वो हाथियों पर भी लागू हो जाएगा, तो चींटियों पर भी लागू हो जाएगा। तो ये सब भी तो प्राणी है।
तो इन सजातीय प्राणियों से जो अलग करे, तो ये सजातीय और विजातीय दोनों से जो अलग करे वह क्या है, वह परिभाषा बनेगी। ये ध्यान में रखिएगा, अपने सजातियों से भी अलग करे और अपने विजातियों से भी जो अलग करे वह क्या है, वह परिभाषा। तो यही लक्षण की परिभाषा, जो सजातीय विजातीय व्यावर्तकम लक्षण, ऐसे जो इतर व्यावर्तकम, जो इतर व्यावर्तक, जो असाधारण धर्म, साधारण धर्म नहीं, जो असाधारण धर्म, जो उसके सजातियों से भी अलग करे और उसके विजातियों से भी अलग करे, वही क्या है, वह जो है लक्षण है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो कहा जो है तत्व उद्दिष्ट से तत्व व्यवच्छेद को धर्मो लक्षण, जो उद्दिष्ट का जो तत्व व्यवच्छेदक धर्म हो, स्वरूप भेदक जो धर्म हो, वही क्या, उस तत्व को व्यवच्छिन्न करने वाला जो धर्म हो, यानी कि उस तत्व को जो दूसरे तत्वों से अलग करने वाला जो धर्म हो, यानी कि जो उसका साधारण धर्म न हो, असाधारण धर्म हो, वो लक्षण होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। जो तत्र उद्दिष्ट से, इसीलिए कहा गया जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पाठ कहीं इस प्रकार का भी है, जो अतत्व व्यवच्छेद को धर्मो लक्षण, जो अतत्व से तत्व को अलग करे वह जो है, अतत्व से तत्व को भिन्न करने वाला जो हो वो लक्षण माना जाएगा। ठीक ना, ऐसा भी पाठ है, दोनों में लग जाएगा। या तत्व का जो व्यवच्छेदक धर्म हो वो लक्षण तो भी चलेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो वह उद्दिष्ट वस्तु का जो असाधारण धर्म है वह क्या है, वह लक्षण है, ऐसा कहा गया। और फिर अंत में यह जो है लक्षित यथा लक्षण उपपद्यते न वा इति प्रमाण या उदाहरण परीक्षा, यह जो है, यह जो लक्षण कहा गया लक्षित का, यह लक्षण सही है या सही नहीं है, कहीं तो अब इसमें दोष तो नहीं है। जो हम चलने परिभाषा करे जो है मनुष्य की, हो गया जो है कोई और जानवर को, या मनुष्य की परिभाषा करने चले और जो है बहुत लोग उसमें छूट गए, तो ये व्याप्ति दोष नहीं है, अव्याप्ति दोष नहीं है, असंभव दोष नहीं है, या परिभाषा की जो चक्र दोष नहीं है। ठीक ना, ये संन्यास तमाम जो नानाविध जो दोषों से यह मुक्त है कि नहीं है, यह जो परीक्षा करना प्रमाणों के द्वारा जो हम जो लक्षण दे रहे हैं वह लक्षण उसका सही है कि नहीं है, यही क्या है, यह जो है परीक्षा। ठीक ना, तो इस प्रकार से उद्देश्य लक्षण परीक्षा, ये न्याय सूत्र में कुछ सूत्र जो है क्या है, वो उद्देश्य, उसमें जो है पदार्थों का नाम मात्र से कथन किया गया है, जैसा कि पहले ही सूत्र में भी आपने देखा जो है। ठीक, उसके बाद फिर उनका लक्षण दिया गया, तो कुछ लक्षण सूत्र हैं, और फिर कुछ सूत्रों में उनकी परीक्षा की गई है, तो वो परीक्षा सूत्र। ठीक ना, अब जो है ऐसे जो है ये उसी में अब ये प्रश्न उठा, जो एक आप लोगों को याद होगा, ये जो पहला जो सूत्र है न्याय दर्शन का, इसमें तो ये बताया गया प्रमाण के बारे में, और उसके बाद दूसरे तीसरे ये, उसके बाद क्या किया गया, तो तीसरा सूत्र आ गया, उसमें क्या किया गया, तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण, उसमें जो उद्दिष्ट था क्या, चर्चा की गई थी किसकी, प्रमाण की, और प्रमाण के भेदों की चर्चा आ गई, प्रमाण के विभाग की चर्चा आ गई। ठीक ना, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण, ये जो है, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद जो है जो चौथा सूत्र है उसका, ये आप लोगों को प्रसिद्ध होगा, जो चौथा सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम और व्यपदेशम
अव्यवचारी क्या है, व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ऐसा जो लक्षण प्रत्यक्ष का ये चौथे सूत्र में आया। तो ये चौथा सूत्र जो है यह ऐसे आया, उसमें प्रत्यक्ष का लक्षण कर दिया गया। तो अब ये प्रश्न आया जो आपने कहा उद्देश्य, फिर वो लक्षण परीक्षा, और आपने उद्दिष्ट का तो लक्षण किया नहीं, यानी कि किसका लक्षण आपको करना चाहिए था, प्रमाण का। प्रमाण का तो सामान्य रूप से आपने लक्षण किया नहीं, आपने प्रमाणों का क्या गिना दिया, उनके भेद को गिना दिया, आपने प्रमाणों के विभाग का विवेचन कर दिया। तो ये किया, आपको तो प्रमाण का पहले लक्षण देना चाहिए, तब प्रमाणों के विभाग का विवेचन करना चाहिए था। ठीक इसी तरह से प्रमेयों का भी जो है, प्रमेय का भी आपने लक्षण नहीं किया। प्रमाण प्रमेय आपने गिनाया, वहां पर जो है उसका जो है वो उद्देश्य तो किया, लेकिन लक्षण आपने क्या किया, लक्षण जो है उनके भेदों का किया। पहले जो है आपने क्या किया, तो प्रमेयों का भेद जो है बता दिया। जो 9वां सूत्र है आप लोग देखेंगे तो उसमें जो है गिनाता है ना, जो न्याय सम्मत जो है प्रमेयों की चर्चा वहां पे आई है। जो द्वादश न्याय दर्शन में कितने प्रमेय माने गए, वाह देखिए कौन कौन से। तो आत्म शरीरेंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव अभाव फल दुख अपवर्गास्तु प्रमेयम, ये जो है बताया गया। जो ये क्या है, ये द्वादश प्रमेयों की चर्चा वहां पे आई। तो जब द्वादश प्रमेयों की चर्चा आई, आपने क्या किया, प्रमेय का तो लक्षण दिया नहीं, प्रमेय के भेद का विवेचन कर दिया आपने, प्रमाण का लक्षण किया नहीं, प्रमाण के भेद का या विभाग का विवेचन करना। तो इसके लिए भी आया जो ये लक्षण जो है दो प्रकार, पहले क्या किया जाता है, उद्देश्य का विभाग कर देते हैं, और तब जो है वो जो उनका जो है हम लक्षण एक एक करके करते हैं। ऐसे जो है एक पद्धति है। कहीं जो है आपने, तो ये ध्यान में रखने वाली बात। तो कुछ लोगों ने इस पर ये कहा जो विभाग को भी क्यों नहीं है, हम जो है न्याय दर्शन की जो आप बताए ना, जो ये शास्त्र की प्रवृत्ति जो है वो त्रिविधा होती है, तो त्रिविधा नहीं मानिए, चतुर्धा मानिए, उद्देश्य लक्षण परीक्षा और विभाग को भी मानिए। ये उद्योतकर में, वार्तिक में और जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में इसका ये प्रश्न उठाया, लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा जो यह जो विभाग है वो वस्तुतः क्या है, वह भी किसमें आ जाएगा, उद्देश्य में ही आ जाएगा। वहां भी क्या क्या आ जा रहा है, जब आप जो है प्रमाण के भेद का विवेचन कर रहे हैं, क्या जो ये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द जो है ये प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द का क्या कर रहे हैं, केवल नाम उल्लेख कर रहे हैं। तो यह जो है यह क्या है, उद्देश्य, तो उद्देश्य ही हुआ ये। तो विभाग की भी गणना कहाँ, विभाग भी कहाँ अंतर्भूत हो जाएगा, उद्देश्य में ही। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि ऐसे उठेगा बेटा, जो यह जो प्रविधि है उद्देश्य लक्षण परीक्षा की, वह केवल न्याय की प्रविधि है या सकल शास्त्रों की प्रविधि है। तो सकल शास्त्रों की प्रविधि है, इस तरह का भी विवेचन मिलता है। हेमचंद्र ने प्रमाण मीमांसा में इस प्रकार का विवेचन किया है, जो ये शास्त्रों की प्रवृत्ति क्या होती है, त्रिविधा होती है, तीनों की, वो इस प्रकार से विवेचन करते हैं। जबकि क्या कहते हैं ये वैशेषिक आचार्य जो है वो कहते हैं जो वस्तुतः जो प्रविधि होती है शास्त्र की, वो उद्देश्य की प्रविधि होती है, लक्षण की भी प्रविधि होती है, लक्षण की प्रविधि होती है, परीक्षा उसमें अनिवार्य नहीं। जब जरूरत पड़ती है तब परीक्षा करने की जरूरत है, नहीं तो परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो इस पे लोगों ने कहा, जो भाष्यकार ने स्पष्ट रूप से प्रयोग कहा, क्या कहा भाष्यकार ने वहां पर, जो है जो पंक्ति भी आप लोगों को बताई गई थी उसमें ये था
जो त्रिविधा च अस्य शास्त्र से प्रवृत्ति, इस शास्त्र की प्रविधि त्रिविधा, यानी कि न्याय शास्त्र की जो प्रविधि है वह उद्देश्य लक्षण परीक्षा पे आधारित है। हम तो ये कर रहे हैं, हम ये कहाँ कर रहे हैं जो शास्त्र मात्र की प्रविधि, आपका शास्त्र होता रहे जो है वह उद्देश्य लक्षण पर ही हो, लेकिन हमारा जो शास्त्र है वो उद्देश्य लक्षण परीक्षा ये परत है। ऐसे जो है ये लोग इस बात को, तो बेटा खूब बढ़िया से उद्देश्य लक्षण परीक्षा की प्रविधि को तर्क भाषा पे जैसा कि बताया गया वहाँ पे ये विवेचन मिलेगा, न्याय भाष्य में मिलेगा, तो उसको खूब बढ़िया से आप लोग देखिए और इसको जो है तैयार कीजिए। हम लोग आगे अब इसी तरह से अगला जो क्लास होगा उसमें किसी और के बारे में और विधि के बारे में विचार करेंगे। ठीक बेटा, ठीक है। एक जो है इनको व्याख्या